हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हमारा सेशन चल रहा था और लास्ट टाइम में हमने क्लास को रोकी थी गुट निरपेक्षता नीति के आधे पार्ट को डिस्कस किया था और आधा पार्ट हमने छोड़ दिया था। तो दोस्तों सेकेंड भाग में इसके पहले भाग में हमने गुट निरपेक्षता के अर्थ पर बात की थी, गुट निरपेक्षता की विशेषताओं पर बात की थी। लेकिन दोस्तों इस सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे भारत की गुट निरपेक्षता नीति पर, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से कंसेप्ट नया नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके जो पहला भाग है उसको देखना कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। अगर आपको गुट निरपेक्षता नीति को पूरे विस्तार से और कंप्लीट समझना है दोस्तों, तो इसका लेक्चर नंबर 14 को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से इजीली इसके प्रथम भाग के नाम से, लेक्चर नंबर 14 के नाम से, गुट निरपेक्षता नीति के नाम से आपको सेशन मिल जाएगा। उससे जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस पार्ट पर मूव करेंगे आप लोग, तो आपको गुट निरपेक्षता नीति कंप्लीट समझ आएगी, ठीक है ना। तो इस सेकंड पार्ट में हम भारत की गुट निरपेक्षता पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों, डायरेक्टली मूव करेंगे सेशन पर ही। इससे पहले देखिए, ये सब आप अच्छे से जानते दोस्तों कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम तीसरे विश्व की समस्या, मतलब पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक गुट निरपेक्षता और भारत की गुट निरपेक्षता नीति, इनको दोनों को हमने एक ही सेशन में मर्ज किया था, ठीक है ना। तो पहले भाग में भाग एक में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, भाग एक में गुट निरपेक्षता नीति को, और आज भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे भारत की गुट निरपेक्षता नीति पर। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। इसके बाद में थर्ड यूनिट में एकमात्र टॉपिक बचाता है हमारा साम्राज्यवाद, ठीक है। वो साम्राज्यवाद को भी इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। और लगभग जहां तक मेरा अनुमान है कि 21 से 22 मई तक हमारा ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फर्स्ट भाग में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। दोस्तों हमने फर्स्ट भाग में इसके 3 बिंदु डिस्कस किए थे। गुट निरपेक्षता का अर्थ देखा था, उसके बाद में गुट निरपेक्षता नीति के सिद्धांत देखे थे, है ना, और उसके बाद हमने गुट निरपेक्षता नीति की विशेषता, ये 3 टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे। बाकी के बचे हुए 3 हम इस सेकेंड भाग में कंप्लीट करेंगे, भाग 2 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भाग में, तो इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि यार ये सेशन अनावश्यक रूप से ज्यादा लेंदी हो जाए। ये सब पर हम बहुत ही विस्तार से बिल्कुल आराम से डिस्कस कर चुके हैं, पूरा व्यावहारिक रूप से समझ चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी तक आपने इन पार्ट को नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा इसके, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखिएगा। पूरे विस्तार से इन सब पर चर्चा हुई है, पूरे विस्तार से, है ना। यहाँ पर कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व या भूमिका। तो यहां पर आकर हमने जो है क्लास को रोक दिया था सेकेंड भाग के लिए। भाग 2 में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व, ठीक है ना। तो इसका क्या महत्व है, अब इतना तो हम समझ चुके थे पहले भाग में कि गुट निरपेक्षता है क्या, है ना। तो जब पूरा विश्व 2 गुटों में बंट रहा था, उस समय जो देश दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और अपनी स्वतंत्र नीति का पालन कर रहे थे, उन देशों ने मिलकर के एक आंदोलन छेड़ा था, जिस आंदोलन का नाम था दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन। और ये सारी बातें हम पहले भाग में कर चुके हैं। तो इस भाग में हमें बात करनी है उस आंदोलन का एक्चुअल में महत्व क्या था, क्यों महत्व है इसका, है ना। और इस महत्व के बाद हम इस आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी विचार करने वाले, प्रासंगिकता को भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो महत्व में को लेकर के दोस्तों कुछ 5-6 पॉइंट में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत शानदार होंगे और ये याद रखना भी बहुत इजी रहता है। इनको समझ लेंगे एक बार व्यवहारिक रूप से तो याद एकदम आसान तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व या इसकी भूमिका। सबसे पहला जो महत्व अगर कोई है दोस्तों इसका, तो यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व राजनीति में एक शांति का अग्रदूत है, शांति का अग्रदूत है।
क्यों है? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी उस समय पूरा विश्व शीत युद्ध की आग में जल रहा था। तो ऐसी आग में जलते हुए विश्व को शांति का संदेश देना एक प्रकार से असंभव सा कार्य था, लेकिन ये असंभव कार्य को संभव करने का जो कार्य किया है वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया है। क्योंकि जब पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो रहा था उस समय कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए उन्होंने एकजुट होकर के एक आंदोलन की शुरुआत की थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। और उस आंदोलन के माध्यम से दोस्तों विश्व में, पूरे विश्व राजनीति में फैले तनाव को लेकर के उस तनाव को शिथिल करने के लिए, उस तनाव को समाप्त करने का कार्य किया। शांतिपूर्ण समाधानों के माध्यम से, अहिंसक हथियारों के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीकों से जो है पूरे विश्व की समस्याओं को सोल्व करने का इसने प्रयास किया था। इसीलिए इसको शांति का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। नेक्स्ट है स्वाधीनता का प्रतीक। जी हां दोस्तों, स्वाधीनता का प्रतीक भी इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर लगभग जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं, अर्थात उपनिवेश रहे हैं। तो इन्होंने उपनिवेश की पीड़ा को झेल रखा था। इन सभी राष्ट्रों ने उपनिवेश अर्थात गुलामी की पीड़ा को सहन कर रखा था, सह रखा था। इसलिए ये इस गुलामी की पीड़ा से अच्छी तरीके से परिचित थे और इसी कारण से इन सभी राष्ट्रों ने एक मंच बनाकर के उपनिवेशवादी राष्ट्रों का पुरजोर विरोध किया और उन राष्ट्रों पर दबाव डालने का प्रयास किया। किस लिए? ताकि वो जो भी राष्ट्र उनके गुलाम हैं उन्हें आजाद कर दिया जाए। मतलब सिंपल है कि इस कार्य से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इस कदम से उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया का उन्मूलन होना प्रारंभ हो चुका था। ठीक है ना? तो विश्व के स्वाधीनता आंदोलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो सिंपल शब्दों में इसको स्वाधीनता का प्रतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस आंदोलन के माध्यम से जो उपनिवेशवादी राष्ट्र थे उन पर दबाव बनाना प्रारंभ हुआ, जिससे उपनिवेशवादी जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, उस प्रक्रिया का उन्मूलन होने लगा और जो नए राष्ट्र थे वो उभर कर सामने आने लगे, विश्व राजनीति में आने लगे और अपने विकास की ओर जो है अग्रसर होने लगे। क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो महत्व है दोस्तों वो है साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण। साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण, साम्राज्यवाद का विरोध का मतलब होता है दोस्तों कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अन्य राष्ट्रों को, जब कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को या उसके कुछ क्षेत्र को हत्या करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है तो उसी धारणा को हम साम्राज्यवादी धारणा कहते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सभी देश साम्राज्यवाद के विरोधी राष्ट्र थे, साम्राज्यवादी धारणा का विरोध करने वाले राष्ट्र थे। इन्होंने सशक्त मंच बना करके अपना एक सामूहिक सशक्त मंच बनाया। सभी राष्ट्रों ने मिलकर के, जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, मतलब वो सभी राष्ट्र जो किसी गुट में शामिल नहीं हुए, उन सभी देशों ने मिलकर के एक सशक्त मंच की तैयारी की, एक मंच का निर्माण किया। और उस मंच का को काम क्या दिया कि वो जो नए राष्ट्र उत्पन्न हो रहे हैं उनके हितों की रक्षा करे और उनकी समस्याओं को विश्व मंचों पर रखे सामूहिक रूप से, है ना। ताकि क्या होता है कि जब कोई गरीब राष्ट्र होता है तो वो जब एक अकेला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है ना तो उसकी सुनवाई कोई नहीं करता। लेकिन जब ये सामूहिक रूप से एक मंच बना करके बोलेंगे तो सबको फिर सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई 2, 4, 8, 10 राष्ट्र नहीं है दोस्तों, 100 से भी ज्यादा राष्ट्र इस संगठन के अंतर्गत है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत, है ना। क्योंकि अब सोचिए कि लगभग 100-110 से ज्यादा ही राष्ट्र इसके अंतर्गत है। अभी तक का जो डेटा था हमारे पास में, उस डेटा के अनुसार तो 114 राष्ट्र अभी तक इसमें शामिल थे। तो दोस्तों सोचिए 114 देशों का एक मंच अगर होगा, 114 देशों की तरफ से एक मंच के रूप में अगर ये लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ आवाज उठाएंगे, तो बताइए क्या विश्व राजनीति में इनकी आवाज बुलंद नहीं होगी? क्या इसकी आवाज को नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने सबसे पहले जो आवाज उठाई दोस्तों, वो उठाई गरीब और अविकसित राष्ट्रों को उनका हित दिलाने के लिए,
है ना। तो साम्राज्यवादी अवधारणा का विरोध करते हुए, नव साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, प्रभुत्ववाद का विरोध करते हुए इन्होंने नए विकासशील या गरीब राष्ट्रों के हितों को दृष्टि में रखते हुए उनके आत्मनिर्णय को महत्व दिया, उनकी आत्मनिर्भरता को महत्व दिया, उनके आत्मसम्मान को महत्व दिया। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व अत्यधिक हो जाता है। आई होप क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण का समर्थन। तो ये तो गहना है, किसका गहना है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गहना है। क्यों? क्योंकि आज विश्व में, विश्व परिदृश्य में या विश्व मंच पर अगर देखा जाए तो जो आतंक का भाव फैला हुआ था, कब दोस्तों? शीत युद्ध के समय में जो आतंक के विचार फैले हुए थे, जो आतंकवाद की धारणा फैली हुई थी, या पूरा विश्व दो गुटों में सिमट रहा था, गुटबंदी हो रही थी, वहां पर जो तनावपूर्ण, इन सब कार्यों के कारण से जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके पीछे हाथ किसका था? शस्त्रों का, हथियारों का। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र या कहें कि दोनों गुट भरकस प्रयास कर रहे थे कि एक दूसरे से बढ़कर के और शस्त्रीकरण का निर्माण करना, शस्त्रों का निर्माण करना, है ना। अब इसमें सिर्फ दोनों महाशक्तियां ही नहीं, बल्कि इन दोनों महाशक्तियों से जुड़ने वाले राष्ट्र भी इस अंधी दौड़ में शामिल हो गए थे। तो इस अंधी दौड़ को रोकने के लिए इन्होंने संयुक्त रूप से इसका विरोध किया, है ना। अंतरराष्ट्रीय जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है, उनमें इन्होंने एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाई। आवाज उठा करके जो विश्व राजनीति में जो तनाव फैला हुआ था, उस तनाव को समाप्त करने की मांग की, निशस्त्रीकरण का समर्थन किया, चुनौतियों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए इन्होंने एकजुट होकर के समर्थन करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भी या निशस्त्रीकरण की दृष्टि से भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अत्यधिक महत्व है। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा गतिशील आंदोलन। तो दोस्तों ये जो आंदोलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोई एक दिन में बना हुआ आंदोलन नहीं था, बल्कि ये क्रम अनुसार धीरे धीरे, अर्थात इसका जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे क्रम अनुसार हुआ है, अर्थात निरंतर रूप से हुआ है। आज अगर वर्तमान की हम बात करें तो देखिए, शीत युद्ध के समय में जो विश्व था वो दो ध्रुवों वाला था, एक पश्चिमी ध्रुव था और एक पूर्वी ध्रुव था। पश्चिमी ध्रुव अमेरिका और पूर्वी ध्रुव रूस, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो सोवियत संघ रूस के विघटन होने के बाद सिर्फ पूरे विश्व में एक ही ध्रुव बच जाता है, एक ही महाशक्ति बच जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या कर रहा था? इसने भी जो अल्प विकसित राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, उन पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो उन राष्ट्रों पर प्रभाव हावी होने का प्रयास किया। तो इसके प्रत्युत्तर में, इसका उत्तर देने के लिए कोई एक राष्ट्र सामने नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र अमेरिका के दृष्टिकोण से बहुत छोटे थे या गरीब थे, जो अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कोई एक राष्ट्र अमेरिका का सामना नहीं कर सकता था या अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से दोस्तों इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी संयुक्त रूप से, सभी राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से इसका विरोध भी करना प्रारंभ किया, साथ ही साथ में अमेरिका के अर्थात एक ध्रुवीय प्रभाव से बचते भी ये रहे, है ना। लेकिन आज अगर हम बात करें, वर्तमान में भी अगर दोस्तों बात करें, तो भले ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो आज, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सभी राष्ट्रों की संख्या को देखते हुए आज इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगभग 114 देश इसमें आज शामिल हो चुके हैं। और इसी कारण से दोस्तों वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बहुत बढ़ चुकी है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा कहलाती है वर्तमान समय में। क्लियर है? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां पूर्व परिस्थितियों से पूरी तरह से भिन्न है, पूरी तरह से अलग है, ठीक है। एक छोटी छोटी आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट करने में बिल्कुल चूकेंगे नहीं आप लोग, मुझे मालूम है अच्छे से। ये 4 के बाद में डायरेक्ट 6 आ चुका है, तो आप फट से कमेंट करेंगे सर इसका 5वां नंबर का पॉइंट गायब है। बल्कि आप यहां दिमाग नहीं लगाएंगे आप लोग कि सर ये मिसप्रिंट हुआ होगा, 5 की जगह 6 लिखा गया होगा, है ना। तो कृपया करके ऐसी, है ना, अपने मस्तिष्क का परिचय आप दो, लेकिन अच्छा परिचय दो, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट है,
इसको ज्यादा माइंड ना करें, ये 6 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबर पॉइंट ही है, 5 नंबर पॉइंट आपका मिस नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक गतिशील आंदोलन है जिसकी संख्या निरंतर रूप से बढ़ती ही जा रही है, कि एक दिन में या एक परिस्थिति में या एक समय में डेवलप हुआ कोई आंदोलन नहीं है, इसका निरंतर विकास हुआ है। क्लियर है? और आज इसकी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इसको नजरअंदाज किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और इसी प्रकार दोस्तों आज इस आंदोलन की जो मांग होती है ना, उस मांग पर भी पूरी जो है सीरियसली होकर के अंतरराष्ट्रीय संगठन, चाहे वो यूएनओ की बात हो या डब्ल्यूएचओ की, कहीं पर भी चले जाइए लोग, तो वहां पर इनकी सुनवाई वास्तविक रूप से होती है। क्लियर है? किसी भी पक्षपात के बिना इनकी सुनवाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रासंगिकता पर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये भी। अब इस प्रासंगिकता में विशेषता और महत्व दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, याद रखिएगा। विशेषता महत्व, अगर विशेषताएं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं और गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व, दोनों पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझे हैं, विशेषता हमने पहले वाले भाग में पढ़ाई है ना, उस महत्व आप इसमें अभी जस्ट फिनिश किया, तो दोनों को अगर आपने अच्छे समझा है तो इसकी प्रासंगिकता को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रारंभ में बता दूं कि ये प्रासंगिकता वाले पक्ष को हम दो पक्षों में समझने वाले हैं, दो रूपों में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक पहलू की, है ना, इसके नकारात्मक पहलू की, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नकारात्मक पहलू क्या है। नकारात्मक पहलू का मतलब सिंपल है कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज वर्तमान में कोई महत्व नहीं। और क्यों महत्व नहीं है, इसके पीछे उन्होंने कुछ आधार भी दिए हैं। कुछ आधार जैसे तो उनका स्पष्ट मानना यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का समय बीत चुका है। जिस समय इसका महत्व था वो समय गुजर चुका है, और वो समय था शीत युद्ध का समय। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो शीत युद्ध के काल में हुई थी और आवश्यक भी थी, और उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व भी था। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व भी समाप्त हो चुका है। तो वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं है ना। तो दो प्रकार के विद्वानों पर हम विचार करने वाले हैं। एक विद्वान वही जो इसको नकारात्मक रूप से लेते हैं, मतलब जो ये कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज कोई महत्व नहीं बचा है, कोई प्रासंगिकता नहीं है ना। और दूसरे विद्वान वो जो मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व आज भी उतना ही है जितना शीत युद्ध के समय में था। तो दोनों ही पहलुओं पर दोस्तों थोड़ा सा हम विस्तार से इस पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ आलोचकों के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन पे। और प्रश्न यह है कि गुट निरपेक्षता की सार्थकता दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में थी, लेकिन आज नहीं है या आज समाप्त हो चुकी है ना। तो गुट निरपेक्षता व्यर्थ हो गई है। इसके पीछे उन्होंने आधार दिए हैं, कुछ आधार दिए। उन्होंने आधार दिया है कि गुट निरपेक्ष देशों ने या कहें कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन और उस आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्य राष्ट्रों ने अपने ही सदस्य राष्ट्रों को किसी प्रकार की मुसीबत आने पर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है। पहला आक्षेप ये लगाया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन पे। कहा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र है, जब भी कभी उन पर समस्याएं आई, मुसीबत आई, तो इसका समाधान नहीं किया गया है सदस्य राष्ट्रों के द्वारा या गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा, या उनका साथ नहीं दिया गया है। और इसको लेकर के उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अफगानिस्तान पर जब रूस ने आक्रमण किया था, उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्य राष्ट्र सिर्फ मूक दर्शक बन करके देख रहे थे, कोई भी सामने आकर किसी ने उसकी अफगानिस्तान की मदद नहीं की थी, है ना। पहला आक्षेप ये। दूसरा, उन्होंने और एग्जाम्पल देते हुए कहानी को आगे बढ़ाया है। कहा है कि जब भारत और चीन सीमा विवाद चल रहा था और चल रहा है, तो इस समय में गुट निरपेक्ष के सदस्य राष्ट्र कहां चले गए। वियतनाम और कंपूचिया का जब विवाद हुआ था, उस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र कहां चले गए, या इराक ईरान विवाद के समय ये कहां गए थे। तो जब समस्या आई है सदस्य राष्ट्रों पर, तब उन सदस्य राष्ट्रों ने किसी प्रकार से उन्हें सहायता नहीं दी है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व समाप्त हो रहा है या हो चुका है।
ऐसा मेरा नहीं, आलोचकों का मानना है या उन विद्वानों का मानना है जो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्तमान में नकारात्मक रूप से लेते हैं। क्लियर है? तो उनका एडिशनली ये भी मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र है उनमें आपस में अब फूट डल चुकी है, फूट पड़ चुकी है, वो आपस में झगड़े करने लगे हैं, मतलब आपस में ही लड़ झगड़ने लगे हैं, ठीक है ना, आपस में लड़ते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र जो है वही गुट निरपेक्षता के जो नियम थे, जो आदर्श थे, उनका पालन नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व समाप्त हो चुका है। लेकिन इस पहलू में, इस सकारात्मक पहलू में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सकारात्मक सोचने वाले विद्वानों ने नकारात्मक सोचने वाले विद्वानों को जवाब दिया और कहा कि नहीं साहब, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आंदोलन उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों में या अच्छे कार्यों में बुराइयां चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी बुराइयां हो अच्छे कार्यों में, अच्छा कार्य हमेशा अच्छा ही होता है ना। किसी भी अच्छे कार्य में या अच्छे व्यक्ति में या किसी भी अच्छी प्रक्रिया में बुराइयों के प्रवेश कर जाने से वो बुरा नहीं बन जाता, याद रखिएगा, है ना। हजारों लाखों बुराइयां अपने अंदर रखने के बावजूद भी अच्छाई हमेशा अच्छाई ही होती है, और उसी अच्छाई का चेहरा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन था। तो सकारात्मक पहलू पर विचार करने वाले विद्वानों का मानना था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि शीत युद्ध के समय में था। ये बड़ी शक्तियों के वर्चस्व को दबाने के संदर्भ में अगर इसको देखोगे तो यह हमेशा प्रासंगिक रहने वाला है। विश्व चाहे दो गुटी हो या एक गुट वाला हो, इस आंदोलन का औचित्य हमेशा बना रहेगा, हमेशा से रहेगा। और आज भी आंदोलन, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उस राजनीति में या कहीं कि इस आंदोलन के अंदर आज भी 114 देशों का सदस्य एक सशक्त मंच है या सामूहिक मंच है। जब भी किसी एक देश की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखने की बात होती है तो एक साथ 114 राष्ट्र एक साथ खड़े होकर के अपनी आवाज रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और इस परिस्थिति में इनको मानना ही पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न और भी कई सारी खूबियां हैं या कई और सारे महत्व है और कई और सारी आवश्यकताएं हैं जिस कारण से गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी गरीब राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र की विदेश नीति को लेकर के अगर वो राष्ट्र गुट निरपेक्ष नहीं होगा तो उस पर महाशक्तियां जो है वो उस पर दबाव बनाना प्रारंभ कर देगी, और जब वो राष्ट्र उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाएगा तो वो गरीब राष्ट्र अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाएगा। उनके दबाव में, महाशक्तियों के दबाव में आकर के उन्हें अपनी विदेश नीति का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे उसका विकास कभी संभव नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम महत्व यह है, किस परिप्रेक्ष्य में, सकारात्मक पहलू के परिप्रेक्ष्य में, कि इसकी प्रासंगिकता आज भी है। क्यों है? क्योंकि ये विदेश नीति को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है ना, अन्य राष्ट्रों के या गुटों के प्रभाव से दूर रखते हुए विदेश नीति स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए उसको सहयोग प्रदान करता है। अगला है विकसित या विकासशील, अमीर या गरीब, विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र, इनके बीच में मध्यस्थता का काम कौन करेगा? जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गरीब राष्ट्रों की बात रखनी होती है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ही वो है जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सबकी बात एक साथ रखता है। इसलिए कहा गया है कि एक मध्यस्थता का विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में, अर्थात अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करने का कार्य भी जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का है। इसलिए ये आज भी प्रासंगिक है। नया है कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो नए राष्ट्र थे, जो नए राष्ट्र अभी अभी पैदा हुए थे, मतलब अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उनके हितों की रक्षा का प्रश्न था, तो उनकी हितों की रक्षा भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही की जाती है। क्लियर है? इसके अलावा निशस्त्रीकरण के लिए भी विश्व जनमत खड़ा करना, विश्व जनमत खड़ा करना मतलब विश्व के सभी राष्ट्रों को एक साथ लाकर के शस्त्रीकरण का विरोध करना, इस कारण से भी इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो राष्ट्र गरीब है उनकी स्वतंत्रता और उनकी एकता को बनाए रखने में
सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ही है। इसके अलावा विश्व राजनीति में एक ध्रुवीकरण को रोककर अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करना, इसके अलावा विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों के विचार जो है महाशक्तियों तक पहुंचाने के लिए, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही उत्तरदायी है। इन सब के अलावा दोस्तों तो ये सारे वो महत्व हैं या ये सारे कारण है जिसके कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में भी प्रासंगिकता की भूमिका मतलब प्रासंगिक है। क्लियर है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने मंचों से विश्व शांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित करना या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि सभी की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसके व्यापक प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी इसका भविष्य उज्जवल है। क्लियर है? तो इन सब बातों से दोस्तों हमें यह प्रतीत होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि शीत युद्ध के समय में था। क्लियर है? तो दोस्तों ये पूरे स्लाइड पर पूरा लिखा हुआ है। इन सब कारणों से ही आज इसका महत्व आज भी बना हुआ है, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ठीक है ना? लेक्चर खत्म होने के बाद में इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो ये आपके एग्जाम में रिवीजन लगाने के लिए बहुत सटीक रहेगी। वैसे तो हम सभी टॉपिकों की पूरी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करते ही हैं आपको, है ना, प्रत्येक लेक्चर के बाद। तो मतलब हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी लेक्चरों को आप देखेंगे, उन सबकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, व्यवस्थित रूप से रखिए। एग्जाम के टाइम पे एक रामबाण साबित होने वाली है। ये रिवीजन फटाफट रिवीजन होता है आपका, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपके एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, जो किताबों से पढ़ने पर 3 से 4 घंटे में भी नहीं हो पाता। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे मुख्य पृष्ठ भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की दोस्तों क्या तारीफ करें, क्या करें, पूरा विश्व परिचित है भारत की गुटनिरपेक्षता नीति से। अमेरिका ने पूरा प्रयास कर लिया था कि भारत कैसे भी उसकी तरफ हो जाए, अमेरिका की तरफ। उसी के उत्तर में रूस ने भी अपना पूरा प्रयास कर लिया था कि वो रूस ही गुट में शामिल हो जाए। और उस समय भारत की स्थिति इतनी दृढ़ भी नहीं थी कि वो दोनों महाशक्तियों का किसी भी रूप में नकार सके या उनका विरोध कर सके। लेकिन उसके बावजूद हमारे विद्वान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसी नीति का पालन किया गया दोस्तों, जिसे गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है, कि उन्होंने दोनों ही गुटों में शामिल भी नहीं हुए और दोनों गुटों से आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता भी लेते रहे और दोनों देशों से शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित करके रखे। तो ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा अद्भुत एग्जाम्पल विश्व में बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व लगभग पूरे 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। दोनों गुटों के द्वारा, दोनों गुट जो है स्वतंत्र देशों पर, ये जो नए नए स्वतंत्र हुए थे 2 देश, उन्हें अपने पक्ष में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे और उन देशों में अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे परिदृश्य में भारत के द्वारा, भारत ने कुछ अपने विशेष कारणों से, कुछ कारण थे बात के सामने जिस कारण से वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और उसने एक स्वतंत्रता की नीति का समर्थन किया, स्वतंत्र नीति को अपनाया। और वो कारण कौन से थे? वो कारण थे दोस्तों इस प्रकार से, जरा देखिए इनको, कि भारत की गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक रूप से तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता था। पहला कारण भारत का कि वो किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अनावश्यक रूप से, किसी भी गुट में शामिल होकर अनावश्यक रूप से विश्व में तनाव का माहौल पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा था, भारत किसी गुट की विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझाया था कि अगर कोई देश किसी गुट में शामिल होता है तो उस देश को उस गुट के मुखिया या उस गुट का जो लीडर देश है उसके आदेशों पर चलना होगा, उसके आदेशों का पालन करना होगा, है ना। क्योंकि वो अपनी नीति का स्वतंत्र रूप से, उस नीति का पालन नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र होगा, अगर वो राष्ट्र किसी राष्ट्र के गुट में शामिल होगा तो उसे उस गुट की सारे नियम शर्तों को मानना होगा और अपने लीडर देश जो होगा उसकी नीतियों का पालन करना होगा, उसके नियमों को मानना होगा। ठीक। और भारत इसके लिए कतई तैयार नहीं था। भारत चाहता था कि वो
स्वतंत्र रूप से, पूरी तरह स्वतंत्र रूप से ही अपनी नीति का पालन करे, स्वतंत्र नीति का पालन करे, है ना। तो इसलिए भारत चाहता था कि उसके ऊपर किसी अन्य देश की विचारधारा हावी ना हो। वह अपनी नीति और शासन प्रणाली में किसी गुट विशेष की विचारधारा या दृष्टिकोण को हावी नहीं होने देना चाहता था। और तीसरी समस्या, तीसरा कारण, एक और कारण था, एक सटीक कारण भी था। अगर बाई चांस कभी भारत सोच भी लेता कि चलिए ठीक है यार, तनावपूर्ण स्थिति की बात है ना विश्व में, होने दो, सब देश हो रहे शामिल, एक हम भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलेगा। या उसके अलावा सोच लेते, वो भारत के प्रधानमंत्री सोच लेते कि यार चलिए एक काम करते, किसी गुट में शामिल हो ही जाते दोनों में से, है ना, कुछ शर्तों के माध्यम से हो जाते, किसी प्रकार से मान लो सोच लिया ऐसा। तो अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ये होती कि भारत शामिल हो तो किस गुट में हो। क्यों? देखिए उस समय अमेरिका से अगर उनको अमेरिका गुट में शामिल होना होता, जैसे अगर भारत सोचता कि चलिए एक काम करते हैं अमेरिकी गुट में शामिल हो जाते हैं, तो एक बड़ी समस्या थी भारत के सामने, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो साम्यवादी देशों से लगी हुई है, और ये साम्यवादी देश अमेरिका के कट्टर विरोधी है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब अगर अमेरिका के गुट में भारत शामिल हो भी जाता, तो साम्यवादी जितने भी राष्ट्र थे वो सब इसके भारत के कट्टर दुश्मन बन जाते। तो ये तरीका या ये तर्क बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक तर्कपूर्ण नहीं लगता है, ये उचित नहीं लगता है ना। लेकिन अगर दूसरे पक्ष पर विचार करें, दूसरी ओर अगर सोचे कि ठीक है अमेरिका में शामिल नहीं हो सकते तो रूस में शामिल हो जाते हैं। रूस में क्या प्रॉब्लम है? तो भाई रूस में प्रॉब्लम ये है कि शुरू से ही, जब से भारत आजाद हुआ तब से ही अमेरिका के द्वारा तकनीकी और आर्थिक रूप से भारत को सहायता मिलती रही है ना। अगर वो रसिया वाले ग्रुप में शामिल हो जाता भारत, तो अमेरिका से उसको तकनीकी और आर्थिक सहायता मिलना पूरी तरह बंद हो जाता। जबकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही थी उसका विकास, आर्थिक विकास सबसे बड़ी समस्या थी। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी गुट में शामिल होकर वो सिर्फ एक गुट से सहायता ले सकता था, लेकिन दोनों गुटों से अलग रहकर वो दोनों गुटों से सहायता लेता रहा। तो ये जो विलक्षण नीति का प्रयोग भारत ने किया, ये एक अद्भुत नीति ही है, ये एक अद्भुत नीति ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इसी में यह नीति भारत की मिश्रित और सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप भी है। गुट निरपेक्ष नीति, अरे भाई हम शुरू से ही तो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का हम शुरू से ही पालन करते हैं। तो उस नीति के तहत भी उससे हमारी गुट निरपेक्षता की नीति मेल खाती है। शांति से जियो और जीने दो की धारणा पर संपूर्ण भारत की विदेश नीति जो है वो कार्य करती है, और गुट निरपेक्षता की नीति भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति से भी हमारी गुट निरपेक्षता की नीति मेल खाती है। इसलिए जरूरी था भारत के द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को अपनाना। आई होप ये क्लियर होगा इतना, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की गुट निरपेक्षता नीति के प्रमुख लक्ष्य। भारतीय गुट निरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है, जरा इन पर एक छोटा सा फोकस इस पर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये वाला पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलिए ओके, भारत की गुट निरपेक्ष नीति के क्या लक्ष्य थे? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और उनका संवर्धन करने के लिए, मतलब सिंपल समझ गया ना। लक्ष्य मतलब क्या हुआ कि भारत ने ये तय हो चुका है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया है। किन कारणों से अपनाया है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब अपना ही लिया है तो अब इसने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति है इसका लक्ष्य क्या होगा। तो उस लक्ष्य के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या अपना लक्ष्य रखा इस नीति का कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और उनको निरंतर पोषित करते रहना, जिससे कि ये बनी रहे। उपनिवेश नेक्स्ट है, उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देना। जो उपनिवेशों के लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर के उपनिवेशवादी राष्ट्रों पर दबाव बनाना कि वो उनको जल्दी स्वतंत्र करे, ये नीति।
इसके अलावा समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना करना, जो रंग भेद चल रहा था उसका विरोध करना, तो जिस प्रकार के भी विश्व स्तर पर भेदभाव के जो टूल्स थे, संसाधन थे, उन सभी का विरोध करना। इसके अलावा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, जो अभी इस समय में जो आणविक शस्त्रीकरण चल रहा था उसका जो है विरोध करना और नई अर्थव्यवस्था की उसका वेलकम करना, नई आर्थिक व्यवस्था का वेलकम करना या उसको जो है स्थापना करना, उसका बढ़ावा देना। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विवाद और संघर्षों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना, अफ्रीका और एशिया के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करना। भाई अफ्रीका और एशिया के देश ही तो थे जो सबसे ज्यादा गुलामी की सजा इन्होंने काटी थी, ठीक है ना। तो इन जो देश अभी भी आजाद हुए थे उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो ये सारे लक्ष्य भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति के निर्धारित किए गए थे। आई होप ये पूरा क्लियर होगा यहां तक का, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत द्वारा जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई गई थी उसके लक्ष्य पूरी तरह से उन हालातों में तर्कसंगत थे, मतलब कि देश काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो हमारे लक्ष्य हैं ये उस परिस्थिति के हिसाब से, उस परिस्थिति के आधार पर बिल्कुल तर्कसंगत थे। उन्होंने भारत के हितों का समुचित पोषण किया। इन सभी लक्ष्यों ने भारत की विदेश नीति के साथ ही साथ भारत के संपूर्ण हितों का, संपूर्ण राष्ट्रीय हितों का पोषण किया है, उनको व्यवस्थित रखा है, सुरक्षित रखा है। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सेशन कंप्लीटली समझ आया, कहीं पर कोई डाउट, क्या इसमें अब आपको कुछ रटने की आवश्यकता लगेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा जो अनुभव है आप लोगों को पढ़ाने का, उस अनुभव के अकॉर्डिंग तो मैं स्पष्ट बोल सकता हूं कि अब आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं लगेगी। आप स्वतंत्र रूप से है ना अपनी नीति बना सकते हो, स्टडी नीति, है ना। तो परीक्षा नीति स्वतंत्र रूप से बना सकते हो, किसी के दबाव में नहीं आना पड़ेगा आपको ना। बटरफ्लाई मुट्ठी में आ चुकी थी पढ़ाते हुए, वाह यार। इन्हें अचानक से मुट्ठी बंद की, खोला तो पता चला बटरफ्लाई अंदर थी मुट्ठी में। चलिए, नहीं नहीं सुरक्षित ही छोड़ दिया उसको, सुरक्षित ही थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष नीति हमारी कंप्लीट होती है, गुटनिरपेक्ष वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे साम्राज्यवाद पर। आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। साम्राज्यवाद कंसेप्ट को हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ में 3rd यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और 4th यूनिट में भी 3 ही टॉपिक है मात्र, और तीन टॉपिक के बाद साथ ही अब हमारे ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छे जाते जाते एक बात और बोल दूं आप लोगों को, अगर आप इसी प्रकार से निरंतर रूप से हमारे साथ टाइम टू टाइम पढ़ना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे साथ में निःशुल्क रूप से, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कि टेलीग्राम ग्रुप पर ही हमारी सभी लिंक, सब क्लास का शेड्यूल, सब कुछ जितना भी हमारी क्लास से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबके सब इस ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाती है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में नाम बता लिखा हुआ है लोधाजी क्लासेस, ठीक है ना। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है। टेलीग्राम पर जाइए, लोधाजी क्लासेस नाम से सर्च कीजिए, ग्रुप मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप उसे ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आप ग्रुप में फिर जो भी लेक्चर प्रोवाइड होते हैं उन सभी का आनंद निःशुल्क रूप से ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई भी चार्जेस नहीं है। क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।